दोस्तों, अस्पताल में मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। मरीजों को एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही हैं और कोई भी दवा अपना असर नहीं दिखा रही है। अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तो डीएम साहब इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं और जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। लेकिन यह अस्पताल सरकारी था और वहाँ सभी एमबीबीएस डॉक्टर ड्यूटी पर थे। अगर यह बात झूठी साबित होती है तो अस्पताल या डॉक्टरों को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, जिससे हमारे ऊपर बहुत सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसीलिए डीएम साहब फैसला करते हैं कि वह अकेले मजदूर का भेष बदलकर अस्पताल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी और सचेत भी करेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियाँ लाते रहेंगे दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले राजन प्रसाद नामक व्यक्ति की है, जो अपने बेटे के साथ रहते थे। राजन प्रसाद जी बहुत मेहनती थे, लेकिन वह एक मामूली किसान मजदूर थे जो खेती किया करते थे। राम प्रसाद जी की धर्मपत्नी ने अपने बेटे रोहित को जन्म देने के कुछ साल बाद ही बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त किया। तब से राम प्रसाद जी ने अकेले ही अपने बेटे रोहित की परवरिश की थी। अब रोहित कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था और उसकी उम्र लगभग 11 साल थी। राजन प्रसाद जी ने रोहित को हर सुख सुविधा दी थी और कभी भी उसकी मां की कमी का एहसास उसे नहीं होने दिया था। एक दिन की बात है, रोहित एक फिल्म देख रहा था जो एक आईएएस ऑफिसर के बारे में थी। उस फिल्म को देखने के बाद रोहित उससे बहुत प्रभावित होता है और खुशी खुशी अपने पापा राजन प्रसाद जी से कहता है, पापा मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा पापा। ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम एक दिन ज़रूर आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। बस अपनी पढ़ाई को लगन और मेहनत से करते रहो। उस दिन से रोहित ने अपने मन में यह ठान लिया कि उसे बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनना है। वह यह बात अपने स्कूल के दोस्तों को बताता था, लेकिन सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन रोहित ने किसी की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन रोहित ने कभी भी अपनी इच्छा को नहीं छोड़ा। वह मन लगाकर पढ़ता रहा और हमेशा प्रथम आता रहा। अब रोहित बड़ा हो चुका था और अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था, उसी दौरान राजन प्रसाद जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हालत ये हो गई कि राजन प्रसाद जी से खेतों में काम नहीं हो पा रहा था। राजन प्रसाद जी ने रोहित से कहा, बेटा अब तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो और खेतीबाड़ी के कामों में मेरा हाथ पापा। आप ऐसा मत बोलिए, मेरे सपने को तोड़ने की बात मत कीजिए। मुझे पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बनना है। मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है। राजन प्रसाद जी रोते हुए कहते हैं, अब दिन प्रतिदिन मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी तबीयत का तुम्हें पता है। अब मुझसे खेतों में काम नहीं होता है, इसीलिए अब तुम मेरे साथ खेतों में हाथ बटाओ। मेरी आमदनी भी कम हो गई है, मैं और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। रोहित अपने पापा से कहता है, पापा आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और खेतों में काम भी करूंगा। अब आप आराम कीजिए, बस मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। राजन प्रसाद जी अपने बेटे को हौसला देकर कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। इसके बाद रोहित कहता है, मुझे ऐसे गिरने मत दीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे हौसले को कंधे से कंधा मिला लाकर खड़े रहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बस आप मेरी हिम्मत मत तोड़िए, आप मेरे साथ खड़े रहिए। अब रोहित और भी ज़्यादा मेहनती हो चुका था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान अब उसे खुद ही रखना है। इसीलिए उसने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे रोहित की मेहनत रंग लाने लगी और उसका ट्यूशन सेंटर चलने लगा। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और अब आसपास के सभी गांव के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे। रोहित ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता था और गणित में बहुत अच्छा था, जिससे बच्चों की संख्या और बढ़ी। अब रोहित ने देखा कि वह अकेले सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो उसने कई टीचर्स का इंटरव्यू लिया और सिर्फ उन्हीं टीचर्स को रखा जो अच्छे से पढ़ा सकते थे।
उन्हें अच्छी सैलरी भी दी। सेंटर अब और भी अच्छे से चलने लगा। रोहित ने इसे अब कोचिंग का नाम दे दिया। ऐसे देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और रोहित अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में आ जाता है। अब राजन प्रसाद जी की तबीयत भी ठीक थी और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ चुके थे, क्योंकि कोचिंग सेंटर से रोहित अच्छा खासा कमा रहा था। लेकिन गांव के लोग बहुत बातें बनाने लगे थे। एक दिन राजन प्रसाद जी ने रोहित से कहा, गांव के लोग बातें बना रहे हैं, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ बुरा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह तुम्हारी शादी कराती और तुम्हारा ख्याल रखती। लेकिन मुझे तो बस तुम्हारी कमाई चाहिए। अब तक तुम्हारी शादी भी नहीं कराई। राजन प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अपने बेटे पर कुर्बान कर दिया था। वह जानते थे कि अगर वह चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। वह नहीं चाहते थे कि रोहित को सौतेली माँ का सामना करना पड़े, क्योंकि सौतेली माँ का होना आजकल क्या होता है। यह सब जानते थे राजन प्रसाद जी आगे कहते हैं, अब तुम अपनी शादी कर लो बेटा। लेकिन रोहित इनकार कर देता है, पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। रोहित पापा से कहता है, लोगों का मुंह है, वे 1000 तरह की बातें बनाएंगे, उन्हें बनाने दीजिए। राजन प्रसाद जी अपने बेटे को प्यार से पीठ थपथपाते हुए समझाते हैं, देखो बेटा, शादी करने से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे तुम्हारी पढ़ाई और भी निखरेगी। रोहित हैरान होकर पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? राम प्रसाद जी कहते हैं, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, खेतों में काम करते हो, घर का काम भी देखते हो, खाना बनाते हो, साफ सफाई भी करते हो। घर के सारे कामों को अगर एक बहू संभाल ले तो तुम बिना किसी बोझ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे, और वह हमारा भी ख्याल रखिएगी, हमारी देखभाल करेगी। रोहित, जो पहले शादी नहीं करना चाहता था, अब पापा की जिद के आगे कुछ नहीं बोलता। वह कहता है, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए राजी हूं, आप लड़की देखिए। राजन प्रसाद जी खुश हो जाते हैं और रोहित के लिए लड़की तलाशने लगते हैं। पड़ोस के एक गांव में एक लड़की पाखी उन्हें पसंद आती है। पाखी भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। रोहित और पाखी एक दूसरे को पसंद करते हैं और घर के बड़ों ने तारीख तय कर दी। शादी तय हो जाती है। पाखी मायके से विदाई लेकर ससुराल यानी रोहित के घर आती है। पाखी को धूमधाम से रोहित अपने घर लेकर आता है। दिन ऐसे ही गुजरते गए। इस दौरान पाखी ने कहीं पर संविदा पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। एक दिन उसे कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसका स्कूल में टीचर के तौर पर चयन हो गया है। पाखी यह बात रोहित से बता आती है, मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी करनी है। रोहित पाखी के साथ उस स्कूल में जाता है जहाँ उसका चयन हुआ था। स्कूल छोटा और एक प्राइवेट स्कूल था। रोहित प्रिंसिपल से कहता है, सर हम आपको 2 दिनों में जवाब देंगे। इसके बाद रोहित पाखी को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है और समझाता है, यह एक प्राइवेट स्कूल है, ऐसे स्कूल का कोई भरोसा नहीं, वे तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं और तुम्हें बहुत कम सैलरी देंगे। अगर तुम पढ़ाना चाहती हो तो मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकती हो। लेकिन पाखी इस बात को नहीं मानती। वह जिद्द पकड़ लेती है कि वह उसी स्कूल में पढ़ाने जाएगी। पाखी की जिद के आगे रोहित भी बेबस हो जाता है। रोहित के पापा भी उसे समझा देते हैं, कर लेने दो पाखी को वही नौकरी जहां वह करना चाहती है। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। पाखी स्कूल जाती रही। स्कूल जाने से पहले वह घर का सारा काम निपटा देती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पाखी को यह सब बोझ सा लगने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह एक नौकरानी बन गई हो। उसकी आदतें भी खराब होने लगीं। एक दिन सुबह सुबह पाखी ने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे सुबह सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ता है, जबकि तुम पूरे दिन निठल्ले बैठे रहते हो। घर के कामों में मेरा हाथ क्यों नहीं बटा? यह बातें रोहित को बहुत बुरी लगी और वह हैरान हो जाता है। वह कहता है, देखो पाखी, मैं खेतों में काम करता हूँ, कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और घर का काम भी करता हूँ। तुमसे 3 लोगों का खाना भी नहीं हो रहा और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आज तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पाखी बड़बड़ा हुई काम करने जाती है और स्कूल चली जाती है। आते ही वह अपने कमरे में बंद हो जाती है।
रात का खाना रोहित ने बनाया, लेकिन पाखी ने बाहर आकर खाना नहीं खाया। वह चुपचाप सो गया, यह सोचकर कि पाखी गुस्से में है, सुबह ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले दिन भी पाखी गुस्से में थी। बगैर खाना बनाए स्कूल चली गई और जाते हुए कह गई, अपना खाना बना लेना जैसे पहले बनाते थे। मैं आज स्कूल से लेट आऊंगी। कुछ दिनों तक यही नाटक चलता रहा। रोहित ने बहुत बर्दाश्त किया और पाखी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। रोहित की कोई बात पाखी को समझ में नहीं आती थी। इन्हीं वजहों से वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन रोहित ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तुम आज स्कूल तभी जाओगी जब तुम खाना बना दोगी। अगर तुम्हें यह नौकरी करनी है तो घर का काम भी देखना पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और पाखी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद पाखी ने अपने पिता से बोलकर रोहित के घर तलाक के पेपर भेज दिए। रोहित उन पेपरों पर साइन नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर पाखी के घर पहुंच जाता है। पाखी के पिता से मुलाकात करता है और सारी बातें बताता है, लेकिन पाखी के पिता भी अपनी बेटी का ही पक्ष लेते हैं। वह कहते हैं, बेटा, अगर यह पढ़ाना चाहती है तो तुम्हें इससे क्या परेशानी है? रोहित जवाब देता है, पिताजी, मुझे इनकी नौकरी करने या पढ़ाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लेन यह एक प्राइवेट स्कूल में संविदा पर नौकरी कर रही हैं। वे कभी भी इन्हें नौकरी से हटा सकते हैं। अगर इन्हें इतना ही पढ़ाने का शौक़ है तो आप इन्हें मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकती हैं। मैं इन्हें स्कूल से भी ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। लेकिन पाखी और उसके पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। रोहित गुस्से में कहता है, पाखी ने खुद ही मुझे तलाक के पेपर भेजे हैं, लेकिन मैंने उन पर साइन नहीं किए हैं और ना ही कभी करूँगा। मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है और यह 7 जन्मों का रिश्ता है। इनसे कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। इतना कहकर वह अपने घर लौट आता है। समय यूं ही गुजरता गया, लेकिन पाखी नहीं आई। रोहित का ग्रेजुएशन अब पूरा हो चुका था। वह कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म भरता है। उधर पाखी स्कूल में पढ़ाती है और वहीं से अपने मायके लौट जाती है। उसके मायके और स्कूल के बीच की दूरी लगभग बराबर थी। पाखी को अपनी गलतियों का एहसास अब तक नहीं हुआ था और इसी कारण अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। एक दूसरे से कोई कॉल नहीं करता था। राम प्रसाद जी ने कई बार रोहित से कहा था, बेटा, बहू को घर लेकर आओ, लेकिन रोहित दोबारा उसे लेने के लिए नहीं गया। वह कहता है, पापा, जब तक पाखी की समझ में बात नहीं आएगी वह खुद आ जाएगी। मैं अब वहां जाकर जलील नहीं होना चाहता। जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही और फिर कुछ दिनों बाद यूपीएसएसएससी की भर्ती निकल जाती है। रोहित भी फॉर्म भर देता है। दिन रात वह अपनी तैयारी में जुट जाता है। अब उसे किसी भी काम में उलझने की फुर्सत नहीं थी। घर के कामों के लिए उसने एक नौकर रख लिया, क्योंकि कोचिंग सेंटर से उसे अच्छी कमाई हो रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 काम रह गए थे, खाना खाना, पढ़ाई करना और सोकर आराम करना। उसकी सारी सोच और ऊर्जा यूपीएसएसएससी की परीक्षा में लगी थी। उसकी अपने छोटी नौकरी कर रही थी और उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। 23,000 की नौकरी का ताना मार कर गई थी। रोहित परीक्षा में बैठता है और जब रिजल्ट आता है तो उसे यह देखकर खुशी होती है कि वह प्री एग्ज़ाम पास कर चुका है। अब उसे 3 महीने का वक्त मिलता है। वह अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे आप ज़रा भी डिस्टर्ब मत करिए, मुझे पूरी तरह से अपनी तैयारी करनी है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुट जाता है। 2 महीने बाद मेंस परीक्षा होती है और वह उसे भी पास कर लेता है। अब इंटरव्यू का वक्त आता है और रोहित वह भी पास कर लेता है। उसे एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट किया जाता है और डीएम की पोस्ट मिल जाती है। रोहित अब एक ज़िले का चार्ज संभालता है। डीएम बनने के बाद वह हर काम की बारीकी से छानबीन करता है और अपनी समझदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे पर फख्र महसूस करते हैं। एक दिन रोहित अपने ऑफिस जाता है और देखता है कि कुछ दिनों से सरकारी अस्पताल के खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगी हैं। गरीब लोग शिकायत कर रहे थे कि इस अस्पताल में मरीजों का सही इलाज नहीं हो रहा, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जब यह शिकायतें बढ़ने लगीं तो डीएम साहब ने इसे सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू की, क्योंकि यह सरकारी अस्पताल था और वहां सभी एमबीबीएस डॉक्टर ड्यूटी पर थे। डीएम साहब को डर था कि कहीं यह आरोप ठे ना हो और अस्पताल या डॉक्टर की बदनामी ना हो जाए।
इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह मजदूर का भेष बदलकर अस्पताल जाएंगे और अपनी जांच करेंगे। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। डीएम साहब अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए 500 का नोट गार्ड को देते हैं और गार्ड खुशी खुशी उन्हें अंदर जाने देता है। अस्पताल में अंदर जाकर डीएम साहब देखते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है। मरीजों की संख्या बेड से कहीं ज़्यादा थी। किसी के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। एक बेड पर दो दो मरीज लेटे हुए थे। कुछ मरीजों को फर्श पर लिटा दिया गया था। इलाज का कोई सिस्टम नहीं था और मरीजों के परिजन डॉक्टर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा था। मरीजों की ऐसी हालत देखकर रोहित यानी डीएम साहब को बहुत दुख हुआ। तभी उनकी नज़र फर्श पर लेटे एक मरीज पर पड़ती है, जो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जैसे ही वह उस महिला के करीब पहुंचते हैं, वह दंग रह जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, पाखी, तुम्हें यह क्या हो गया? पाखी की हालत बहुत खराब थी। तेज बुखार के कारण वह दर्द से कराह रही थी। जब रोहित ने उसकी दवाइयां चेक की तो पाया कि सभी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थीं। डीएम साहब गुस्से में उठ खड़े होते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या मजाक चल रहा है? मैं यहाँ के सभी डॉक्टरों को सस्पेंड करवा दूंगा। तभी दो डॉक्टर उस रास्ते से गुजरते हैं। डीएम साहब को चिल्लाते हुए देखकर उनमें से एक डॉक्टर उनके पास है और कहता है, तू कौन होता है? हमें सस्पेंड करवाने वाला? अपनी औकात मत भूल। वह हाथ में थप्पड़ मारने के लिए उठाता है, लेकिन डीएम साहब उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर और भी स्टाफ वहां इकट्ठा हो जाता है और उन्हें घेरने की कोशिश करता है। डीएम साहब तुरंत कहते हैं, खबरदार, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। फिर रोहित अपना फ़ोन निकालते हैं और पास के पुलिस स्टेशन को कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। सभी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया जाता है और एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई जाती है। टीम जांच करती है और पाया जाता है कि मरीजों की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थीं। इसके बाद डीएम साहब डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं और उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं। फिर वह पाखी के पास जाते हैं और कहते हैं, पाखी उठ जाओ, अब मैं आ चुका हूं। पाखी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रोहित खड़ा है। वह उसे बताने ही वाले थे कि वह अब डीएम बन चुका है, लेकिन पाखी पहले ही बोल देती हैं, मुझे पहले ही सब कुछ पता चल गया था। मैं अपनी हालत पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ़ कर देना। रोहित उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह पाखी को अपनी गोद में उठाता है और उसके साथ बाहर आ जाता है। तब तक रोहित का ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। रोहित कहता है, किसी अच्छे अस्पताल में ले चलो। पाखी का इलाज अच्छे से होता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। फिर रोहित पाखी से पूछता है, तुम्हारी यह हालत कैसे? हाँ गई। पाखी रोते हुए बताती है, जब मैंने तुम्हें तलाक के पेपर भेजे थे तब 6 महीने बाद पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज इसी सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन वह बच नहीं सके क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि यहाँ एक्सपायरी दवाइयाँ दी जाती हैं। 1 साल बाद मेरी नौकरी भी चली गई और मुझे हटा दिया गया। नौकरी का तनाव बढ़ने से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर किसी ने मुझे इस अस्पताल में भर्ती करा दिया। अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। यह सुनकर रोहित पाखी के होठों पर अपना हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मैं तो पहले ही तलाक पेपर पर साइन नहीं किया था। मैंने पहले ही कहा था, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और मैं इसे मरते दम तक निभाऊंगा। आज भी मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो। यह सुनकर पाखी फूट फूट कर रोने लगती है। डीएम साहब यानी रोहित उन्हें गले से लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोहित हॉस्पिटल में नए डॉक्टरों की नियुक्ति कराता है और हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधरवाता है। इसके बाद अस्पताल में और भी अच्छे और काबिल डॉक्टरों की नियुक्ति होती है और अस्पताल की हालत सुधर जाती है। वह अब शहर के टॉप हॉस्पिटल में बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरी कहानी को देखकर आपका मन प्रसन्न हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी क्या राय है?
कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जहाँ भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।